बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं और अपनी मसरूफियात से हमें वक्त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टली हम बातचीत शुरू करेंगे कि सिचुएशन जो है वो वर्स होती चली जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से। जहाँ हमें कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं कि दुनिया में वैक्सीन की तैयारी हो रही है और 4 मुख्तलिफ जगहों से इतलात आई हैं, रशिया से, फिर बरतानिया में ऑक्सफर्ड ने इस पर काम किया है, फिर फाइज़र कंपनी है, एक और कंपनी है। तो उन्होंने अपने अपने तौर पे वैक्सीन्स तैयार की हैं और मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी से, अलग अलग किस्म की टेक्निक से उन्होंने ये वैक्सीन्स तैयार की हैं और सबकी कीमतें भी अब मार्केट में आ चुकी हैं। और इनको अब बनकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, एक बड़ा सवाल है। और उस बीच में पाकिस्तान अपने आप को कैसे महफूज करेगा, क्योंकि अब हलाकतों की तादाद कोरोना वायरस से बढ़ती चली जा रही है और इसके कुछ पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर भी असरात पड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बात करनी है। मैं शुरू करता हूँ असद उमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर ये बताएं कि ये जो दूसरी लहर आ रही है, इसमें हम जो SOPs हैं उनको वैसे नहीं देख रहे जैसे हम पहली लहर में देख रहे थे। मैं कंपैरिजन कर रहा था कि जिन दिनों में आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर चुके थे, मैं यहाँ पंजाब में घूम के देखा है मैंने यहाँ पे, और बाकी एरिया से भी पता करवाया कि इस सिचुएशन में आप पिछली मर्तबा बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल कर चुके थे, लेकिन इस मर्तबा वो फोकस नहीं है, या लोग मान नहीं रहे, या ये कंपेन उस लेवल तक पहुंची नहीं। रीज़न क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है और यही बुनियादी वजह भी है ये दूसरी लहर आने की, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फैसला किया कि अब एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना ख़त्म हो गया। मैं तो टीवी पे आज से कोई 4-6 हफ्ते पहले बताता भी था कि मैं हल्के में अगर जाता हूँ तो मुझे लोग बोलते मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो जी, कोरोना ख़त्म हो गया। बड़ी समझाने की कोशिश की थी, ख़त्म नहीं हुआ और उसकी वजह से दोबारा अब वापस आ गया। अब जो मसला हो रहा है ना, जो अभी का फ़र्क है पिछली दफ़ा से, जो पहली लहर जब आई थी उसके अंदर तमाम मुल्क के जो लीडर्स थे, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, वो सब एक ही पैगाम दे रहे थे कौम को, और वो ये था कि एहतियात ज़रूरी है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे जो है बड़ी एक तबाही आ सकती है। और लोगों ने काफ़ी हद तक, 100% नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उसके ऊपर अमल भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके बाद पाकिस्तान की हिफाजत की। बनिस्बत दूसरे मुल्कों से हमारे हालात बहुत बेहतर रहे। अब सूरत हाल ये कि वो एक आवाज़, एक पैगाम नहीं हो रहा और वो शुरू हो रहा है कौमी सियासी लीडरशिप से। अब अगर मेरा लीडर जो है वो मुझे बुला रहा है, दावत दे रहा है कि जलसों में आओ, जहाँ पे 20,000 साथ वो ये भी दावा करता है कि मैं हज़ारों नहीं लाखों लोग जमा करूंगा, तो मुझे तो पैगाम ये मिल रहा है कि ये अगर हुकूमत वाले बोल रहे हैं तो ये तो कुछ सियासी कोई बात कर रहे होंगे, इसलिए ये कोरोना कर रहे हैं, वरना कोरोना से तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मुश्किल पैदा हो रही है, एक तो ये लोगों को पैगाम बराह रास्त, फिर आप उसको सोचें कि जिसके ऊपर मैं कोई कदगन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पे मैं पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोलता है भाई इधर जलसे करते हो 60-60 हज़ार के, इधर मुझे दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे सर देखें, आप पॉलिटिकल साइड को जरा 1 मिनट साइड पे रखें। ये मार्केटें, कारोबारी हजरात, स्कूल्स का भी आपने कहा, या प्राइवेट सेक्टर है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? अभी वहां तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पाबंदी आ रही है। सर मैं वही आपसे इमरान बोल रहा था ना कि वो हम करने की तो कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंतजामी एफर्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। मुझे पॉलिटिकल साइड पे आ जाएं सर, कैसे रोकेंगे? अपोजिशन तो नहीं मान रही, और लेकिन उनके कुछ लोग अब टेलीविजन चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि हमें बिठाइए, बिठा के हमें कायल कीजिए, हमारे साथ मुशावरत कीजिए और इस फैसले में हमें शामिल कीजिए। वो जो आप कह रहे हैं ना लैग कर रहा है कि सब मिलके नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमें मिला लें, साथ बिठा लें। अच्छा, ये बड़ी शानदार बात है। और आज ही के दिन, पिछले हफ्ते मैंने खत लिखा स्पीकर साहब को, NCOC की तरफ से हमने खत लिखवाया, स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि जी एक पार्लियामान की कमेटी बनी थी कोरोना वायरस के लिए, जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद है। और मुझे याद है उसकी जो पहली मीटिंग थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर भी की थी और भी तमाम लीडरान वहाँ पर मौजूद थे। तो उसकी मीटिंग बराए करम आप बुला लें। आप स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे खत लिखा, मीटिंग बुला ली। आज दोपहर को, सुबह को 12 बजे वो मीटिंग होनी थी। तमाम अपोजिशन ने उस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। तो ये मुशावरत अगर पार्लियामान में नहीं होगी, अगर स्पीकर एक न्यूट्रल जो पोजीशन रखते हैं उनके कहने के ऊपर नहीं आएंगे, तो अब मैं अक़वाम मुत्तहिदा से क्या अपील की जाए कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को साथ बिठाए। अच्छा, मुझे अगर इमरान जरा सी इजाजत देना, तो मैं, आपने जहां से बात शुरू की थी ना वैक्सीन की, बिकॉज वो बड़ी अहम चीज है।
क्योंकि लोगों के जहन के अंदर एक ये भी तासुर, क्योंकि अच्छी खबर आ रही है, दुनिया से खबर आ रही है कि जी वैक्सीन आने वाला है, तो लोगों के जहन में कहीं ये भावना पैदा हो जाए कि क्योंकि वैक्सीन आ गया तो अब हिफाजत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आजकल रोजाना लोगों को याद दिलाता हूं कि वो ममालिक जिनकी कंपनियां ये वैक्सीन दरियाफ्त कर रही हैं, चाहे वो बरतानिया हो, यूरोप हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, वहां पर ज्यादातर इलाकों में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन उन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है, उस अभी तक ऑफिशियल अप्रूवल बाय द वे किसी को भी नहीं मिली है। ऑफिशियल अप्रूवल मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब तक ये आवाम के पास पहुंचती है उसमें अभी टाइम बाकी है। तो फिलहाल हिफाजत करना जरूरी है। अब आ जाए वापस के देखें, हमारी एनसीओसी के अंदर आदाद शुमार को देते हुए, पुराने जो ट्रेंड्स हैं उसको देखते हुए, दुनिया के अंदर जो है हम अपनी रिकमेंडेशंस करते चले जा रहे हैं और मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं। सिर्फ अगर ये एक जो कमी मैंने आपसे कही, अगर ये पूरी हो जाए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था पहली लहर के अंदर। मीडिया भी जाहिर है और कामों के अंदर लग गया था, कोरोना भूल गए थे। मैंने पिछले चंद दिनों में देखा है कि मीडिया बड़ी अच्छे भरपूर तरीके से किरदार अदा करना शुरू किया है। इसी तरीके से हमने कल एनसीसी में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उलमा से अपील की जाए। आज हमने खत भेजे हैं तमाम सूबाई हुकूमतों को कि तमाम उलमा को बताएं। आपको याद होगा कि जिसको तरावियों का फैसला किया गया था और मस्जिदें खुली रखने का फैसला किया था रमजान में, तो बड़ी ठीक है जी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि जो मुख्तलिफ सरगर्मियां थी उसके अंदर जहां बेहतर एसओपी के ऊपर कंप्लायंस हुई, उनमें से एक मसाजिद भी थी। वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उधर भी खत्म हो गया है। तो उलमा से भी अब बात आना शुरू हो जाएगी। एनसीओसी एनसीसी तो कह ही रहा है, मीडिया से आनी शुरू हो गई है। अगर ये सिर्फ एक आखिरी कमी पूरी हो जाए ना, अगर मेरी बाकी कौमी लीडरशिप जो है वो भी खड़े होकर आवाम को ये पैगाम देना शुरू हो जाए, तो मुझे यकीन है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आ सकती है लोगों की हिफाजती तदाबीर के पहलू सर। पाकि लीडरशिप का वो देखें ना, उनका बड़ा क्लियर है। मरियम नवाज ने अभी भी कह दिया है वो अपना घर तो महफूज करते हैं सारे। बख्तावर की उन्होंने जो मंगनी की तकरीब है उसको उन्होंने महदूद कर दिया है कि जी 50 से 80 के करीब लोगों को बुलाएंगे, और जो कार्ड है उसके ऊपर उन्होंने एहतियाती तदाबीर के जी अपना टेस्ट करवा के आप आए उस तकरीब के अंदर। तो वो अपनी अपनी जान तो सब बचा रहे हैं। तो पब्लिक के लिए अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हुकूमत को लेनी पड़ेगी क्योंकि यू आर इन गवर्नमेंट। तो फिर आप ये जिम्मेदारी कैसे लेंगे? जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो किस लेवल तक जाएंगे? देखिए, असल ये तो इस वक्त मुश्किल सवाल है और वाकई में मुश्किल है। ये मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी नहीं है, सूबाई हुकूमतों ने ये करने हैं फैसले और उनके लिए मुश्किल सवाल है। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती करते हुए नजर आएंगे, इंतजामी ताकत से इसको रोकते हुए नजर आएंगे, तो उसका भी एक बैकलैश आएगा। उधर भी टीवी पे शाम को सब बैठ के बोल रहे होंगे कि जी देखो ये कैसा जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो जमहूरियत ही खत्म हो गई है। और अगर नहीं करेंगे, और वो नजर आ रहा है रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल खराब से खराब होती चली जा रही है, तो उसके ऊपर भी शदीद तनकीद आएगी। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे जाती, अब मैं तज्जिया बता रहा हूं, मैं आपको ये पेशन गोई नहीं कर रहा, मैं तज्जिया बता रहा हूं। अगले 4-6 दिन के अंदर अंदर जो है, या ऑपोजिशन इतना ज्यादा अवाम से दबाव बढ़ेगा कि ऑपोजिशन ये खत्म कर देगी, और अगर नहीं खत्म करेगी तो हुकूमत पे इतना ज्यादा दबाव आएगा कि अगर हुकूमत को इंतजामी कार्रवाई भी करनी पड़ी तो कर देगी हुकूमत। एनसीओसी क्या रिकमेंड करेगी, क्या सजेस्ट करेगी सूबाई हुकूमतों को? सर, हमारी रिकमेंडेशन तो ये है कि हम और इसको हम स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी कर चुके हैं, लेकिन अमूमी तौर पर रिकमेंडेशन ये, हर वो सरगर्मी जिससे लोगों का रोजगार मुंसलिक ना हो उसको कम से कम किया जाए। उसके अंदर इंतजामी एक्शन भी है। हम तो ये भी कह चुके हैं कि मास्क अगर ना पहने तो बंदे को 100 रुपए मास्क का जुर्माना करें और 3 मास्क उसके हाथ में पकड़ा दें कि भैया भाईजान अपने पे भी रहम करो, दूसरों पे भी रहम करो, मेहरबानी ये मास्क पहन। तो हम तो इंतजामी कार्रवाइयां, और आपको पता है कि खासतौर पर इस्लामाबाद में मैंने उस दिन ऑर्डर किया था तो बेतहाशा एक्शन लिया गया है। रेस्टोरेंट जो है एसओपी जहां वायलेशन हो रही है वो बंद किए गए। तमाम जगह इंतजामी कार्रवाई भी हो रही है, सिवाय जो सियासी जलसे हैं उनके अलावा तो बाकी इंतजामी कार्रवाई भी हो रही है। अच्छा, अपोजिशन के पास जो एक जवाब है ना वो बड़ा तगड़ा है, मैं सामने रख देता हूँ, उसका जवाब आप दे दें बतौर वफाकी वजीर, और एनसीओसी में आपका बड़ा अहम रोल है, तो फिर ये जवाब आपसे ही मांगा जाएगा। वो ये कहते हैं कि जुल्फी बुखारी एक्टिविटी करे कोई बात नहीं, फिरदौस आशिक ऐवान पंजाब के अंदर एक्टिविटीज़ करती फिरे कोई बात नहीं। फिर वो अभी मुझे एक दावतनामा आया हुआ था कि गवर्नर हाउस में कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो मैंने उनको रिफ्यूज़ किया कि भाई कोविड है, खुदा का वास्ता रुक जाएं। वो कहते जी हमने बुलाया हुआ है वहाँ से सदर पाकिस्तान को भी, तो वो आज उनको 2 दिन के बाद उनको समझ आई कि इसको कैंसिल करना है।
तो सबसे पहली मिसाल गवर्नमेंट को अपनी देनी पड़ेगी। आपके लोग ना इफ्तिताह करने से रुक रहे हैं, ना मनसूबों पे जाने से रुक रहे हैं, ना पब्लिक गैदरिंग से रुक रहे हैं, तो फिर आप अपोजिशन को किस जवाब के साथ रोकेंगे? और एक वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा के हवाले से भी कहते हैं कि हुकूमत कुछ और ना करती तो वहां पे जितने लोग मौजूद थे उनको मास्क प्रोवाइड कर देती, बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं था। सर ये आखिरी वाली बात तो मेरे ख्याल में किसी ने प्रैक्टिकली काम से डील नहीं किया हुआ, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा बंदा जमा हो वहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो पहली वाली आपने बात की बड़ी बिल्कुल जायज बात है, और जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो अगर वायलेशन कर रहा है तो मेरी तो इंतजामिया को हमारी तो एनसीओसी से ये नहीं कहा कि पीटीआई को जलसे करने दो, ये पीटीआई के लीडरान को जो है वो जो वायलेशंस करने दो, दूसरों को ना करे। वजीर आजम ने उनसे ज्यादा अहम तो पीटीआई का कोई लीडर नहीं है ना। वजीर आजम ने अपने से मिसाल शुरू की रशागाई के अंदर, और मैं आपको बताऊं परवेज खट्टा, कसद कैसरवारा को आज तक इस बात का अफसोस है, क्योंकि वो एक तारीखी वहां पे इज्तिमा करने जा रहे थे। रशागाई के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी इफ्ताह के लिए बड़ी बात थी, एक सीपैक के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा था, लेकिन वजीर आजम ने मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर अपोजिशन करती भी है मैं नहीं करूंगा। तो वजीर आजम बराह रास्त खुद अब मिसाल सेट कर रहे, तो तहरीक इंसाफ के लोगों को तो बिल्कुल भी वायलेशन नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। और सिर्फ एनसीओसी या एनसीसी के फैसलों की नहीं, अपने वजीर आजम की वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चलें, आपने क्लियर कर दिया, लेकिन शिकवा और करती है अपोजिशन, वो भी आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं जी हम करते हैं तो हमारे ऊपर एसओपी की खिलाफ वर्जी का पर्चा होता है, हुकूमत करती है तो पर्चा नहीं होता। सर मुझे तो वैसे मुझे बाकी में नहीं पता कि किसी इनके ऊपर भी कोई पर्चा हुआ है। वो कह रहे हैं गुजरात में हुए उनके ऊपर। गुजरात में मत, गुजरावाला में, गुजरावाला में बता रहे थे चौधरी जाफर इकबाल साहब कि हमारे ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं और फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे नहीं हुई, हालांकि सेम डे में हमने अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं। अच्छा, ये अगर ये किया इंतजामिया ने, अगर दोहरा मेयार किया, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, मतलब गलत काम है, नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, मुझे तो पता भी नहीं था इस गुजरात की एक्टिविटी का। और फिरदौस आशिक अवान की मैंने वो फुटबॉल खेलने वाली तो एक वीडियो देखी थी, बड़ी जबरदस्त फुटबॉलर है, लेकिन उन्होंने कोई जलसा भी किया है। एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो कह रहे हैं जी काफी सारे लोग इकट्ठे थे। अच्छा, अब आ जाए सर इस बात के ऊपर कि ये जो दूसरी लहर ये कितनी खतरनाक है। ये सिर्फ फैलाव के हवाले से खतरनाक है, बद एहतियाती की हवाले से खतरनाक है, या कुछ ऐसे माहिरीन कह रहे हैं कि वायरस ने अपने आप को कुछ मॉडिफाई किया है और ये ज्यादा खतरनाक होकर अब हमला कर रहा है? देखिए, वायरस जो है वो उमूमी चीज है, वायरस म्यूटेट करता है और वो अपनी हैयत जो है वो बदलता रहता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो वो तो इसके अंदर भी हो रहा होगा जरूर। आलमी अगर अदाद शुमार को हम देखें तो दूसरी लहर जो आई हुई है इसके अंदर लोगों को कोरोना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तादाद में लोगों को कोरोना हो रहा है, और टोटल जो ओवरऑल जो हलाकतें हो रही हैं वो भी ज्यादा हैं पहली लहर से। पहली लहर में पीक में अप्रैल मई के महीने के अंदर तकरीबन 7,500 दुनिया के अंदर मिलाकर एक दिन के अंदर अब बात हो रही थी, अब 10,000 से भी ऊपर चली गई हैं। लेकिन अगर मैं फीसद दूं, यानी अगर हर 100 लोग जिनको कोरोना का मर्ज हो रहा था तो उसमें अमवात अब कम हो रही हैं दूसरी लहर में बनिस्बत पहली लहर के। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी चीज है वो ये है कि एक तो इंफरादी जाहिर है कि खतरा मेरे पर ये ज्यादा है या नहीं है वो तो है ही है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर खतरा मैं आपको बता दूं। हमारे पास जो पीक हुआ था तो अस्पताल में वो मरीज जो ऑक्सीजन के ऊपर थे, यानी सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल जो बीमार थे हमारे पेशेंट्स, वो तकरीबन 3300-3400 के दरमियान पहुंचे थे जून के वस्त के अंदर। कल जो है हम 1867 तक पहुंच चुके थे, और पिछले 2 दिन के अंदर हमारा एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा मरीजों का इजाफा हो रहा है जो ऑक्सीजन पे हैं कोरोना की वजह से। और अभी ये लहर शुरू हो रही है जी, और अगर अभी जिस रफ्तार पे हम चल रहे हैं इस रफ्तार पे चलते रहे तो सिर्फ 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां सबसे हाईएस्ट पॉइंट था पहली लहर का। और फर्क जो है वो पहले, और आप और मैं दोनों डिस्कस कर चुके हैं कि पहली जब उस वक्त ये सूरत हाल थी तो लोगों के अंदर एक एहतियात ज्यादा था, एक सिंगल पैगाम जा रहा था, और इसलिए जो है वो जल्द बेहतरी आ गई। अभी तो यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि ज्यादातर लोग मानने को नहीं तैयार कि कोरोना को तो वापस आ गया है, ऊपर से पैगामात मुख्तलिफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में शदीद खतरा हम फेस कर रहे हैं इस वक्त।
सर तो इमरजेंसी नाफज करें फिर, यानी ये तो आपके पास है इख्तियार इसका, इमरजेंसी नाफज करें मुल्क में, यानी लोगों को बचाना है आपने या आपने कोई और चीज़ करनी है यहाँ पे? सर हेल्थ इमरजेंसी तो पहले से नाफिज कर दी थी, सूबों ने वो इतलाक कर दिया था इमरजेंसी का, और उसी बुनियाद के ऊपर फैसले भी किए गए। और अभी आपने देखा होगा जब हमने अंदरूनी शादियों के ऊपर जब पाबंदी लगाई थी तो उसके बाद कुछ लोग जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा जबरदस्त तगड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि जी जो ये फैसले हो रहे हैं अवाम की फलाह के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनका रोजगार बचाने के लिए, ये हतमी फैसले हैं, और उन्होंने तो ये तक कहा कि कोर्ट के अंदर चैलेंज भी नहीं हो सकते। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी सारी इंतजामी कार्रवाइयां तो हो ही रही हैं, और इसके अंदर मजीद आज भी पंजाब गए हुए, लाहौर गए हुए थे वजीर आजम, और उनको खुसूसी तौर पे मैंने दरख्वास्त की थी कि पंजाब की जिस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप और इंतजामी लीडरशिप के साथ जब बैठे तो आपने एम्फसाइज करना है कि जैसे हमने मई जून के महीने के अंदर जुलाई में जबरदस्त हमने पंजाब में एक इंतजामी एक्शन देखा था, हमें उसी तरीके के एक्शन की जरूरत है ग्राउंड पे इस वक्त। ठीक है सर, अब आपने 150 मिलियन डॉलर की रकम, 15 करोड़ लगभग कोई 24 अरब रुपया बन जाता है पाकिस्तानी, ये आप लोगों ने मुख्तस की है वैक्सीन के लिए। पाकिस्तान में वैक्सीन पे ट्रायल भी हो रहा है, कुछ चीन के साथ या चाइनीज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, और 4 मुख्तलिफ जगहों से इतला भी आई कि उन्होंने वैक्सीन बनाई है। हम किस तरफ हमारा इन्हिसार है और इस बारे में आपने क्या फ़ैसला किया, और इन वैक्सीन्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर चुके हैं और आपको कौन सी वैक्सीन बेहतर लग रही है? देखिए इस वक्त जो है 3 मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं उनका बाकायदा तौर के ऊपर जो बनाने वाली कंपनी है वो दावा कर चुकी हैं कि हमारी वैक्सीन कामयाब हो गई है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, अभी भी कहीं भी दुनिया में कोई भी वैक्सीन को हतमी तौर पर अप्रूवल नहीं दी है किसी भी हुकूमत ने कि अच्छा अब आप जाके मार्केट के अंदर ये वैक्सीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि जल्द हमें वो अप्रूवल मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमने एक बनाई थी माहिरीन की टास्क फोर्स इमरान, जो पिछले 5-6 माह से नजर रखे हुए है दुनिया में तमाम वैक्सीन की डेवलपमेंट के ऊपर। कल उसका इजलास बुलाया हुआ है, कल वो टास्क फोर्स अपनी हमें सिफारिशात दे देगी, और परसों जुमे के दिन NCOC बैठकर अपनी सिफारिशात मुरतब कर देगी कि हमें एक कंपनी से खरीदनी चाहिए, तीनों कंपनी से खरीदनी चाहिए, ये किस तरीके से हम आगे चलेंगे, कितनी खरीदनी चाहिए। और वो सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते की जो काबीना की मंगल को मीटिंग होगी उसके अंदर हम वो सिफारिशात पेश कर देंगे, और उसके बाद ये फैसले आ जाएंगे नजर। इस वक्त प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर ECC की जो मीटिंग थी उसके अंदर वो 150 मिलियन डॉलर जिसका आपने जिक्र किया उसकी मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन जाहिर है अगर उससे ज्यादा की जरूरत होगी और बाकी में हमें लगेगा कि हम इससे ज्यादा की वैक्सीन हासिल कर सकते हैं तो हम इससे ज्यादा भी ज़ाहिर रकम लगा सकते हैं। जहां तक चाइनीज का आपने बताया पूछा था, वो ट्रायल कैंसिनो कंपनी है, उसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी वैक्सीन के ट्रायल के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। वो तकरीबन हमने 8000 के करीब कर लिए हैं लोग जो वैक्सीन जिनको करनी थी। बाकी दुनिया में दूसरे ममालिक में जहां उनका काम हो रहा था वो जरा सा स्लो चल रहा था, तो उन्होंने अब हमसे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि आप 8000 से बढ़ा के जो पहला हदफ था 18000 तक ले जाए। और हमारी इस वक्त एक्सपेक्टेशन तवक्को ये है कि दिसंबर के आखिर तक ये ट्रायल जो है पाकिस्तान की हद तक कम से कम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो हमारा इन्हिसार पाकिस्तान की वैक्सीन के ऊपर भी हो सकता है, यानी जो पाकिस्तान में जो ट्रायल हो रहा है इस वैक्सीन पे भी हम इन्हिसार कर सकते हैं, ये हमें सबसे सस्ती पड़ सकती है। जी उम्मीद ये, और जाहिर है कि हम उस ट्रायल का हिस्सा भी बने। चीन के साथ एक हमारी खुसूसी रिश्ता भी है, हमारे सफारती ताल्लुकात जो हैं चीन के साथ वो बड़े खास नौयत के हैं। तो उम्मीद ये है कि जब चाइनीज़ वैक्सीन खासतौर पर अगर ये कैंसिनो की वैक्सीन डेवलप होती है तो हमें ज़ाहिर है एक प्रेफरेंशियल जो है ट्रीटमेंट जो है तरजीहाती बुनियाद के ऊपर हमें उसको एक्सेस मिलेगा। लेकिन इस वक्त जहां तक वो पहुंचे हैं वो ज़रा से पीछे हैं, जो मगरबी वैक्सीन है वो ज़रा पहले आ गई हैं, तो हमने इंतज़ार नहीं करना उसका। हमने जो वैक्सीन है पहले ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मसलन जो अहमियत में हमारे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, वो हेल्थ केयर का स्टाफ है जिन्होंने कोरोना के मरीजों को डील करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर उनका है, तो उनके लिए तो हम खरीद लेंगे। इसके अलावा वैक्सीन पे मैं एक आखिरी चीज ये भी बता दूं कि एक दुनिया का ग्लोबल एक इनिशिएटिव है, ये बिल गेट्स लीड करते हैं उसको, उसके अंदर एक पार्टिसिपेशन शिरकत भी पाकिस्तान ने की थी,
और उसके अंदर ये कहा गया था कि 20% आपकी आबादी के बराबर जो है वो मुफ्त वैक्सीन भी मिल जाएगी। लेकिन आज सुबह की एनसीओसी की मीटिंग के अंदर कम से कम हमने एनसीओसी की हद तक ये फैसला किया है, काबीना उसमें हतमी फैसला कर देगी कि हम जो सबसे हमारे वल्नरेबल हैं, जो हेल्थ केयर का स्टाफ है और जो बूढ़े लोग हैं जिनकी कोमोबिडिटी ज्यादा हैं, उनके लिए हम उस मुफ्त का इंतजार नहीं करेंगे। हम पैसा खर्च करके कम से कम इतनी वैक्सीन तो जरूर सिक्योर कर लेंगे। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक वफाकी वजीर होने के अलावा और एनसीओसी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करने के अलावा असद उमर साहब इमरान खान साहब के पॉलिटिकल साथी हैं और बहुत करीबी साथी हैं, और जो अहम तरीन फैसले हैं उनके अंदर इनका हिस्सा भी होता है, इनकी मुशावरत भी होती है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर अब क्या चल रहा है और स्ट्रेटजी क्या है। यानी नवाज शरीफ साहब, डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के ऊपर नवाज शरीफ को मुल्क बदर करने या ना करने के हवाले से शदीद दबाव है। सर, ये दबाव आप बनाने में कामयाब हो गए हैं, चांसेस क्या हैं? क्या आप लोग वाकई सीरियस हैं कि मियां साहब को वापस लेकर आना है? वो तो नमाज जनाजा के लिए भी नहीं आए यहाँ पे, सॉरी, तदफीन के लिए भी नहीं आए। जी बिल्कुल, ये भी हम, मेरे ख्याल में लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, उनके लिए भी सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि इतनी दौलत इंसान इकट्ठी कर ले और उसके बाद ऐसी सूरत हाल का सामना करना हो जिसका आपने जिक्र किया था। देखें, हुकूमत की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि एक शख्स जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुल्क से बाहर गए थे, बड़ी वाज़ेह शराइत रखी गई थी जिस बुनियाद के ऊपर वो बाहर गए थे और गारंटीज दी गई थी, तो अब तो हुकूमत की तो जिम्मेदारी है कि उनको वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करे। ये एक्चुअली सियासी फैसला नहीं है, ये तो हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। जाहिर है आखिर में हतमी फैसला जो है वो बरतानिया की हुकूमत ने करना है। आपको उम्मीद कितनी है कि मियां साहब को आप वापस ले आएंगे? डिस्कशन तो हो रही होगी आपकी। मफरूजा ही होगा। मैं तो कोई, मेरे पास ऐसी ठोस बुनियाद नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं कह दूंगा 70% चांस है या ऐसा कुछ। अच्छा सर, अभी मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर भी आप रोशनी डालें कि आम आदमी जो है उसको हालात की बहुत फिक्र पड़ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों ने आटे के ऊपर नोटिस लिया, माफियाज का तस्करा किया, हमें कई माफिया जो है वो मुश्किल में नजर नहीं आया। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि प्राइम मिनिस्टर अब कह रहे हैं कि जो मुनाफाखोर है उनको पकड़ो। अब मुनाफाखोर जो है उसको पकड़ना था तो माफियाज फिर सर किधर गए सारे? हमने नहीं देखा माफियाज को यहाँ पे अदालतों में, इदारों में गिरफ्तार होते हुए। कौन सा माफिया था जिसका आप लोग तस्करा कर रहे थे? देखिए, एक तो वो जो वजीर आजम ने कहा था वो एक आसान अमल नहीं होता, लेकिन वो अमल चल रहा है और उसके भी मैं आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट उसके अंदर क्या हुआ, याद दहानी कराता हूँ, वैसे तो है पब्लिक नॉलेज। देखें, सबसे पहले कराई गई तहकीकात, फिर उसके बाद तहकीकात के बाद फैसला हुआ कि फोरेंसिक की जरूरत है, फोरेंसिक कराया गया। वहां से जो सिफारिशात निकली वो काबीना के पास आई, फिर वो भेजी गई तमाम इदारों को, इदारों ने उसके ऊपर काम किया और आखिरी खबर जो आई थी वो फर्द जुर्म लगा दी गई थी। शहबाज शरीफ साहब मसलन जो हैं उनकी जो फैक्ट्रियां चीनी की उसके ऊपर कर दिया गया था। तो ये सिलसिला तो आगे बढ़ रहा है, वो रुका नहीं है। इसी तरीके से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इदारा जिसका काम है कि वो देखे कि माफिया एक माफिया की तौर पर ऑपरेट ना करे, एक आज़ाद मार्केट जो है वो ओपन मार्केट के तौर पर काम करे, उस इदारे को तकरीबन वो मफलूज हुआ था। वो कानून के केस जो 10-10 साल से फंसे हुए थे वहां से निकाले गए हैं, वो स्टे ऑर्डर हटाए गए हैं, उसको दोबारा फाल किया जा रहा है। तो काम तो चल रहा है। हाँ, तकलीफ जरूर है इस सेंस में कि टाइम लगता है, देर लगती है और वक्त जो है फैसले आसानी से जल्दी नहीं आते। तो देखें, उसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर नहीं आ रहा, महंगी चली जा रही है। आप इकोनॉमी बेहतर करने का दावा करते हैं, आपकी हुकूमत ये कह रही है कि आदाद-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपने बिजली की, एनर्जी की कीमतें कम कर दी हैं। पहले तो सर मुझे ये बताएं कि सवाल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वापस आऊँगा अपने सवाल पे, कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप लोगों ने एनर्जी की कीमत कम की है, तो सर जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी वो यहाँ एनर्जी के अंदर वो पैसा आपका खप जाएगा। ये तो वही फार्मूला है कि डॉलर की कीमत को कम रखने के लिए उन्होंने पैसे खपाए हुए थे पिछली हुकूमत ने, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ा सर? अच्छा, पहली बात तो ये कि कोई एक्सपोर्टर को सब्सिडी नहीं दी जा रही है।
सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो बिजली की कीमत का बोझ जो है सनत के ऊपर पड़ा हुआ था। आपको पता है ना इमरान, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत की प्राइसिंग की जाती है, तो ज्यादातर दुनिया के अंदर ये होता है कि सनत को सस्ती बिजली दी जाती है और दूसरे लोग जो है उनको महंगी बिजली दी जाती है। पाकिस्तान में रिवर्स है, हमने ज्यादा बोझ डाला हुआ था सनत के ऊपर, तो बस सनत के ऊपर से हमने बोझ कम किया है। जो हमने बाकी फैसले किए आपने देखा, हमने और कल अखबारों में छपा हुआ था, मैंने बड़ी तफसील से एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म की बात की है। वो हमने वो फैसले करके जो ऑलरेडी हो चुके हैं फैसले, उसमें तकरीबन अगले 3 साल में 300 अरब रुपए हमारे बचेंगे। वो जो पैसा हम बचा रहे हैं, उस पैसे से जो बोझ है इंडस्ट्री के ऊपर वो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सब्सिडी कोई नहीं है सिवाय उसके कि छोटी तरीन सनतें जो हैं, जिसको एसएमईज कहा जाता है, उनको 8 माह के लिए जो है सब्सिडी जरूर दी गई है। बाकी जो सनतें हैं, जो बड़ी सनतें हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको सब्सिडी नहीं है, सिर्फ उन पर बोझ कम किया गया है। आपके दौरे हुकूमत में सर्कुलर डेथ क्यों बढ़ रहा है? ये बड़ा ज्यादा सवाल है। मैं तो इमरान बुलाने वाला हूं, मैं कुछ एंकर्स को मैंने जैसे बीट रिपोर्टर्स के साथ किया था सेशन, और वही कल अखबार में लगी हुई है, किसी तरह एंकर्स को भी बुलाते हैं। आपको ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन मैं छोटी सी आपको इसकी बात बता दूं कि क्यों बढ़ रहा है, तफसील कि उसके लिए कर क्या रहे हैं, वो किसी दिन आपके साथ तफसील से बैठते हैं और जल्द बैठते हैं। देखें, जो हमारी बिजली का तरीक़ेकार है वो आपको पता है कि ये होता है कि तवील मुद्दत के माहदे कर दिए जाते हैं। उस माहदे के अंदर जो है 2 मुख्तलिफ तरीकों से अदायगी की जाती है। एक वो है कि जो उसकी एनर्जी कॉस्ट होती है, यानी उसने जो खाम माल खरीदा, चाहे वो गैस है, तेल है, उसकी कीमत होती है, बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं। और एक वो है जिसको कैपेसिटी चार्जेस कहा जाता है, यानी आप समझ लें कि वो घर का किराया चले या ना चले चार्जेस मिलेंगे, ठीक है, उसको देना है। वो जो है वो आखिरी साल जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का था, उसमें वो 500 अरब रुपए से जरा सा कम कैपेसिटी के चार्जेस थे, जो फिक्स चार्जेस उन्होंने पे करने थे 1 साल के अंदर। और 2023 में ये 98% वही कॉस्ट है जो वो मायदे कर गए थे, जो या वो प्रोजेक्ट उसी वक्त लगे थे, नए नए या लग रहे थे, या लीगल कमिटमेंट हो चुकी थी तो आगे लगने थे। ये सारे वही 98% उनके के। वो जो 500 अरब से कुछ कम सालाना कैपेसिटी चार्ज था, वो 1500 अरब से जरा सा कम हो रहा है। यानी 1 साल के अंदर 1000 रुपए मजीद आपको देने ही देने, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। या और एक और तरीके से अगर आप देखें तो ये जो फिक्स पेमेंट आपने करनी है, जो देनी ही देनी है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, इसमें 3 गुना इजाफा हो रहा है सिर्फ 5 साल के अंदर। तो सर इससे कौन निकालेगा हमें? इससे कौन निकालेगा जी? इससे कौन निकालेगा हमें? वो दौर में भी यही था। यानी इसका चलें, अगर तो ये एक जुर्म है और ये गलत मुआहदे हैं, तो सर बंदे पकड़े, जिसने हमें फंसाया है उसका गिरबान पकड़ के लोगों के हाथ में दें कि जनाब इसने हमें फंसाया है, नहीं तो आप हमें इसमें से रेस्क्यू करें। अच्छा, दो मुख्तलिफ दोनों काम करने चाहिए। गिरबान भी पकड़ना चाहिए और रेस्क्यू भी करना चाहिए। सिर्फ गिरबान पकड़ने से काम, यही मैंने आपसे कहा था। मैं जैसे वो पूरी अगर आप अखबार की रिपोर्ट पढ़ें, क्योंकि वो जो है कि हमने क्या क्या किया है वो बहुत बड़े इकदाम है। मैंने सिर्फ ये बताया कि जो कर चुके हैं उसी से 300 अरब रुपए हमारे बचने वाले हैं आगे। आई हैव गॉन थ्रू, मैंने वो देखी और मैं मिला भी था वफाकी वजीर पानी बिजली को, उमर अयूब को, और उनसे मैंने काफी चीजें पूछी भी थी। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो है उसके अंदर मोटी मोटी चीजें हम अगर हम बता दें, जो महंगी खाम माल से जो कर रहे थे वो हमने रोक दिया। एलएनजी को जिसको मस्ट रन कहते थे, कतर से माहदे कर दिए। उसके बाद समझ नहीं आ रही थी गैस इस्तेमाल किधर होगी, तो जबरदस्ती कह दिया कि चाहे वो सस्ती बिजली उससे बनती हो या ना बनती हो, हर सूरत में आपने एलएनजी के प्लांट जरूर चलाने। आपके पास जो मायदे किए थे उसकी मुआवजा ज्यादा था, वो मुआवजा हमने नेगोशिएट करके कम करवा रहे हैं। इसी तरीके से वो जो इनएफिशिएंट प्लांट थे, जो ज्यादा महंगी बिजली बनाते हैं, उनको बंद करके एफिशिएंट प्लांट्स पे जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं। नहीं, आपके दौरे हुकूमत में आपके दौरे हुकूमत में हम रेस्क्यू हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे, ये सर्कुलर डेट 0-0 होगा। ये सर्कुलर डेट, इसमें जितना सर्कुलर डेट इस वक्त है इससे भी कम हो जाएगा, और जो सर्कुलर जो सालाना इजाफा है वो कम हो जाएगा। जहां पे हम जा रहे थे उससे तो बेतहाशा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्या गर्दिशी कर्जे सिफर हो जाएंगे? मेरे ख्याल में सिफर नहीं होंगे, ना पाकिस्तान में पिछले 20 साल में हुए हैं, ना होंगे। उसको करने का एक ही तरीका, जो मेरे ख्याल में गलत तरीका होगा, वो ये है कि अवाम की कमर तोड़ दी जाए और बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दी जाए कि लोग जो है वो बिजली अफोर्ड ही ना कर सके। वो उसका हल है, उसको फौरी तौर पर करने का, और वो गलत हल है।
गिरेबान पकड़ने वाली बात जो है वो आप ब्रेक के बाद मुझे दे दें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर सेनेट इलेक्शन से पहले अपोजिशन ये सोचती है कि इस हुकूमत को वो गिरा देंगे और उनको लगता है गिराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेनेट के इंतखाबात भी हो गए तो इस हुकूमत के पाँव मजीद मजबूत हो जाए। ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा असद उमर साहब, बड़ा सवाल ये है कि ये IPPs के साथ मुज़ाकरात तो आप लोगों के बड़े लंबे हुए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही थी, अभी तक कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कुछ चीज़ें बताने का वादा किया गया है, लेकिन ये मामला हसास करार दिए जा रहे हैं। हमने नहीं देखा कि यहाँ पे माफियात पकड़े गए हों, या हमने नहीं देखा जिन लोगों ने ये गलत मुआहदा करके अपनी जेबों में कमीशन भरे हैं। आप वो फिगर ही हमें दे दें किस किस ने कितना कमीशन लिया, कहाँ छुपाया, और कोई केसेस बना के आप रख दें। अच्छा, इसके अंदर दो मुख्तलिफ चीज़ें जो गलत मुआहदे जिसको हम कह रहे हैं। एक तो गलत ये है कि आपने इतने मुआहदे कर दिए, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जिसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, और अवाम के ऊपर आप बोझ डाल के चले गए, अवाम की जेब से उसका पैसा जाएगा। अब वो ये खराब फैसला ज़रूर है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है, तो इसके ऊपर नुकसान तो अवाम को बहुत होगा, लेकिन उसकी फिर सिर्फ सियासी पकड़ है, उसकी कानूनी पकड़ नहीं है। दूसरा, कानून का जो है उसके अंदर दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो MOUs के अंदर लिख दिया गया है कि कुछ उसके अंदर गलतियां देखी गई थी, जिसका नेपरा जो रेगुलेटर है उसने उसके ऊपर एक्शन लेना है, और उसका कोई तखमीना भी लगाया गया था कि कितना पैसा है जिसके अंदर अंदाजन उसकी रिकवरी हो सकती है, लेकिन वो नेपरा का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो हुकूमत नहीं करेगी, वो रेगुलेटर करेगा। तीसरा कानूनी रास्ता है, वो कानूनी रास्ता जो है वो खुला हुआ है, और अगर उसको कोई करना चाहता है उसको भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ने फैसला ये किया था कि ज्यादा जरूरी चीज ये है पहले कि अवाम की जो मुश्किल है उसको आसान करने की कोशिश की जाए, और जो बोझ उनके ऊपर ये इतना बड़ा जो मैंने आपको बताया 1000 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ने जा रहा था, उसको किस तरीके से कम किया जाए वो पहले खत्म कर जाए, बजाय कि गिरबान पकड़ने वाला काम बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है, और मुझे ये बताएं सर कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को हर हाल में घर भेजना है, ये अपोजिशन का प्लान है, और उसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत गई, वो इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं सर? सर वो इतने ही वसूख से पिछले साल भी कहते थे। अगर आपको याद हो तो बिलावल जरदारी साहब कभी सितंबर, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, कभी दिसंबर की बात करते थे। मौलाना जब यहाँ पर पहुंचे तो मौलाना जो है वो स्टेज पे खड़े हुए देख रहे थे कि सानू नहर वाले पुल थे बुला के सोना माई कितने रह गया। सो ये तो हम इससे गुजर चुके हैं पिछले साल भी। ये उनकी ख्वाहिश जरूर है, बड़ी दिली ख्वाहिश है, बहुत दिल से निकलती है उनकी ये आवाज, लेकिन रास्ता हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस हुकूमत को फारिग करने का तो एक ही कानूनी तरीका है, वो ये है कि जमहूरी निज़ाम खत्म कर दिया जाए। आखिरी खबरें आने तक अपोजिशन के पास तो ऐसा कोई हथियार मौजूद नहीं है जिससे जमहूरी निज़ाम लपेटा जा सके। सो ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल उनसे पूछने वाला है कि आपके जहन में है क्या? मैं उनसे भी रोज़ पूछता हूँ सर, लेकिन वो भी बताते हैं कि आप देखते जाएं। अच्छा, मैं अब एक चीज़ सर, आपने कहा कि मौलाना साहब को नहर वाले पुल पे बुला के, तो इस दफ़ा आप इनको नहर वाले पुल तक आने देंगे? सर ये पिछली दफा भी जो है ना इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि क्या आने देना चाहिए, क्या इंतजामी जोर से। देखिए बुनियादी तौर पे अभी भी जो सूरत हाल हम जो पहले जिक्र कर रहे थे ना, वजीर आजम बुनियादी तौर पे एक जमहूरी आदमी, और वो को क्योंकि अवाम की ताकत से वो इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो उनको जुलूस जलसे धरने से डर कोई नहीं लगता। तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि अच्छा कर लेंगे तो होगा क्या यार, कितने बंदे ले आएंगे, वो ले आए बंदे। तो उनका तो वजीर आजम का की राय तो हमेशा ये होती है कि करने दो जो मर्जी इन्होंने करना है। कोविड ना होता तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे होते सर? अच्छा, अब वही ना, ये कोविड की वजह से जरा सा इबाम पैदा होता है, वरना अगर कोविड ना हो तो हम भी ये कहेंगे कि इधर ले आओ। और क्या करेंगे इधर, आपके ख्याल में इधर बंदे ला के, और वो कितने ला सकते हैं वो भी आपने पिछली दफा देख लिया। वो आ जाएंगे 30,000, 40,000, 50,000 बंदा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करेंगे आपके ख्याल में? यहाँ से असद उमर इधर से देखेगा, बाहर जिना एवेन्यू पे नजर आएंगे बहुत सारे बंदे, तो इमरान खान को कहेगा कि यार बेचारे इधर सर्दी में बैठे में, छोड़ो यार, रिजाइन करते हैं घर जा। तो ये नहीं होने वाला ना, ये तो उनको भी पता ये नहीं होने वाला। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, वफाकी वजीर हैं, और आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। और वैक्सीन आने का मामला, कोविड का मामला, इसके ऊपर असद उमर साहब ने जो है वो बड़ा खबरदार किया है कि कोई इस धोखे में ना रहे कि वैक्सीन आ रही है, बीमारी ख़त्म हो गई है। अपने आप को धोखे में ना रखें, अपने घर वालों को धोखे में ना रखें। ये अपने आप को बचाने का वक्त है, 6 महीने और फिर इंशाल्लाह दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह से ये उम्मीद आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।